करने जा रहे हैं हम लोग LCR सर्किट, AC थ्रू LCR सर्किट। क्या मतलब हुआ कि अगर अल्टरनेट करंट को इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करके उससे अल्टरनेट करंट पास किया जाए तो फिर क्या होगा, रिलेशन EMF, इफेक्टिव EMF, इफेक्टिव करंट, रिजल्टेंट करंट एंड रिजल्टेंट EMF में क्या रिलेशन होगा, वो देखने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग समझेंगे। तो क्या है, हेडिंग डालते हम लोग AC थ्रू LCR सर्किट, ठीक है ना, LCR सर्किट। L यहाँ पे दिखाते हैं, L इंडक्टर को बोलते हैं हम लोग, पीछे भी किया हम लोगों ने, इंडक्टर, C कैपेसिटर, एंड R जो है रजिस्टर है, ये तीनों को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दे रखा ये हमारा इंडक्टर तो देखा ही होगा, ये कैपेसिटर है ये, और फिर ये हमारा एक रजिस्टर है ये तीनों ही हम लोगों ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये एक अल्टरनेट करंट और यहाँ से ये की लगा दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। ये हमारा इंडक्टर L से दिखाते, ये कैपेसिटर C है, ये रजिस्टर R है, और इसको स्विच को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, स्विच को कनेक्ट कर दिया। कितनी बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा एक इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं और इस तरह से इसका डायग्राम बन जाता है, ये डिवाइस का डायग्राम हो गया, ठीक है। अगर एक करंट को जब अल्टरनेट करंट फीड करेगा इधर से, तो जानते हैं अल्टरनेट करंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पीरियोडिक होता है, मतलब ये कि टाइम के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन भी बदलता रहता है। अगर हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे करंट को फीड करते इस सर्किट में, या EMF को फीड करते, क्योंकि जो करंट बोलते हैं हम लोग वही EMF है, क्योंकि अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट EMF सेम ही होते हैं, ठीक है। अगर EMF नहीं होगा तो करंट कहाँ से होगा? तो दोनों का जो फेज़ होता है प्योर कंडीशन में, जब फीड करते हैं और EMF, तो उसी फेज़ में EMF भी, करंट भी फीड होता है सर्किट में। हाँ, सर्किट में जब इंडक्टर या कैपेसिटर या रजिस्टर से पास करता है तो उस कंडीशन में EMF एंड करंट अलग अलग फेज़ में चलने लगते हैं, और उस अलग अलग फेज़ की वजह से फिर EMF एंड करंट आगे पीछे होने लगते हैं, ठीक है। लेकिन एज ए प्योर अगर अल्टरनेट करंट देते हैं तो EMF एंड करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं। एक पर्टिकुलर मोमेंट में वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक EMF को फीड करते हैं, और उसी मोमेंट पे जितना करंट होगा वो करंट फीड होगा, यानी करंट इसमें आएगा। वो जो करंट जब चलेगा तो ये तीनों डिवाइस से सीरीज में जा रहा होगा, इससे भी जाएगा, इससे भी जाएगा, उससे भी जाएगा करंट। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक अपना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसमें होगा, और इसको हम लोग दिखाएंगे VL इंडक्टर के अंदर, कैपेसिटर में VC दिखाएंगे और रजिस्टर में VR दिखाएंगे। लेकिन हम लोग बताया कि डायरेक्ट हम लोग पोटेंशियल को प्लस नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें करंट और पोटेंशियल जो ना अलग अलग फेज में चलते हैं, तो फिर उसको ज्योमेट्रिकल फिगर के हेल्प से रिजल्टेंट EMF एंड करंट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि अगर एक करंट को इसमें फीड करेंगे तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कैसे होगा। तो थोड़ा सा इस पॉइंट को लिख दूं मैं, ठीक है। तो लिख रहे हैं हम लोग, व्हेन an AC is
passes through and through a LCR circuit. The current for the very short period of time is the current for very short period of time. Short period of time is constant. ठीक है. When this current is fed, when this constant current is passes through the devices LCR circuit, the potential drop across them can be written as VL IV into XL. ये पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर में कितना होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इंडक्टर L से दिखाते हैं, तो वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इनटू XL इंडक्टिव रिएक्टेंस. ऐसे VC ले लेते हैं IV इंटू XC. ठीक है. और VR इज इक्वल टू IV इंटू R. ठीक है. ये इनका पोटेंशियल ड्रॉप होगा तीनों में, इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर में. अगर इनको ग्राफ से, फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो इसमें इंडक्टर में, ठीक है, द फेजर डायग्राम फॉर inductor, for an inductor is given as the current, the EMF leads the current by पाई बाय 2 एंगल. इंडक्टर में ये लिखा ना, द फेजर डायग्राम इन इंडक्टर इज गिवन एज द EMF लीड्स द करंट बाय पाई बाय 2. EMF लीड करेगा इसमें इंडक्टर में. कैपेसिटर में क्या होगा, इन कैपेसिटर current leads the EMF by पाई बाय 2. कैपेसिटर में करंट लीड करता 90 डिग्री से EMF को, while in resistor current and EMF are in सेम फेज. ठीक है. ये हमारा हम लोगों ने आइडिया, हम लोगों ने देखा है कि जब भी कभी ऑल्टरनेट करंट को पास करेंगे इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर से, तो इंडक्टर में EMF 90 डिग्री से लीड करता है, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री से लीड करता है, और रजिस्टर में EMF और करंट दोनों ही सेम फेज में होते हैं. इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करके दिखा रहे हैं हम, और इसे नोट कर लिए. थोड़ा मैं मिटाऊंगा. ठीक है. इसे हम लोग
ज़रा सा फेजर डायग्राम बना के दिखाते हैं। अब क्या बताया कि इन तीनों डिवाइस से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, अगर तीनों को हम लोग प्लॉट करेंगे एक साथ एक ही ग्राफ पे, तो एक बार जो है इंडक्टर में EMF 90 लीड कर रहा है और कैपेसिटर में EMF करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो प्लॉट करना थोड़ा ग्राफ, जैसे मैं एक ग्राफ उसको दिखा रहा हूँ। जैसे ये दे रखा है, मान लो ये हमारा VR है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, यहाँ पे करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट इसी में दिखा दिया। तो जाहिर है हमें अगर हम लोग यहाँ दिखाएंगे तो ये दिखाएंगे तो VL दिखाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर 90 डिग्री से लीड करता है। और अगर हम लोग इसको दिखाएंगे कैपेसिटर में तो इधर दिखाएंगे VC दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हमारा इंडक्टर में दिखा रहा है पोटेंशियल, और ये ग्रीन से दिखा है कैपेसिटर में, और ये ब्लैक से दिखा है रजिस्टर में। अब इन तीनों को तो प्लॉट कर दिया, लेकिन अब इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? तो क्या बताते हैं कि सपोज कर लेते हैं जो पोटेंशियल ड्रॉप है VL एंड VC, इन दोनों में से कोई एक ज़्यादा है, एक कम है ना। बराबर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हम फॉर द टाइम भी ये मान लेते हैं कि VL जो है ना VC से ज़्यादा है, VL VC से ज़्यादा है। जब VL VC से ज़्यादा होगा तो फिर इन दोनों का VL एंड VC का जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे प्लॉट करेंगे, तो वो मैं फिर से प्लॉट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इफ़ VL इज़ ग्रेटर देन VC, ठीक है, देन ग्राफ इसका हो जाएगा ये तो हमारा ऐसे ही है, VR है ये, और यहाँ पे करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट होता है। और ये जो है जितना ये ज़्यादा है, VL VC से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो जितना ये ज़्यादा होगा उतना हम लोग डिफरेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। VL माइनस VC जो है वो नेट V के, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर लेते हैं, डेल्टा V से ले लेते हैं। VL VC से ज़्यादा है, दोनों को डिफरेंस निकाल लो, जितना वैल्यू आएगा वो डेल्टा V से दिखा लेंगे। लेकिन डेल्टा V ये ऊपर आएगा नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर आएगा कि नीचे आएगा? VL ज़्यादा है तो ये ऊपर आएगा, क्योंकि VL ऊपर प्लॉट करते हैं हम लोग। तो ये जो बचेगा वो वैल्यू यहाँ पे प्लॉट होगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, इतना आ जाएगा, ये डेल्टा V हो गया ये, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हमारा जो VC था और ये जो VL था, इन दोनों को हटाकर इसका डिफरेंस ये वाला लिख दिया VL, और ये डेल्टा V जो है ना VL माइनस VC के बराबर है। तो ये पोटेंशियल हो गया इन दोनों का डिफरेंस, और ये पोटेंशियल हो गया रेजिस्टेंस में। और अब इन दोनों का, इस डेल्टा V का और VR का, दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, ऐसे प्लॉट होगा, ठीक है। और ये जो लाइन है ये आ गया हमारा, ये जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, और ये जो VR है ये तो VR हो गया, और ये जो डिफरेंस है इसको हम यहाँ से दिखा रहे हैं VL माइनस VC, ठीक है। और इसको हम लोग अल्फ़ाबेट से ये O ले लेते हैं, ये A ले लेते हैं, ये B ले लेते हैं, ऐसे दिखा देते हैं। अब ये जो लेंथ है ये वाली वो डेल्टा V के बराबर है, डेल्टा V VL माइनस VC के बराबर है। हम लोगों ने ये एज्यूम कर लिया है कि VL VC से ज़्यादा है, तब ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि ये छोटा हो, तो उसका भी मैं अभी बनाऊंगा, लेकिन मैं ये अभी बना के दिखा रहा हूँ। ये पहला केस ले लेते हैं, यानी कि ये जो है VL एंड VC जो प्लॉट किया गया है, तो अगर VL ज़्यादा है VC से, तो ऐसे कंडीशन में इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा इफ़ेक्टिव EMF एंड करंट का, वो ये इस तरह से बन के आएगा, ठीक है ना। इनका डिफरेंस हम लोगों ने ये ले लिया, और बेस पे VR है, कितनी बात में। अब यहाँ पे फिगर पे देखने के बाद ये वाला मैं डायग्राम मिटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं, ये जगह बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं, और इसके बाद देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब VL ज़्यादा था VC से, तो ये जो फिगर रिजल्टेंट EMF आ रहा है, ये रिजल्टेंट EMF अभी भी करंट से लीड करेगा। करंट तो इस पे प्लॉट किया ना, ये वाला IV,
और ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ आ रहा है। तो ये रिजल्टेंट ईएमएफ जो है इस करंट से इतना एंगल, फाई एंगल मान लेते हैं, ये भी फाई एंगल से लीड कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि व्हेन VL is greater than VC, the resultant EMF leads the current by phi angle, ठीक है ना, फाई एंगल से लीड कर रहा है ये, ठीक। ऑल्सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इफेक्टिव EMF इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस डेल्टा V स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये रिजल्टेंट EMF निकालना चाहते हैं तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर का रूट ले लेते हैं हम लोग। तो ये बेस पे VR है, VR स्क्वायर कर लिया, ये परपेंडिकुलर डेल्टा V है, डेल्टा V का स्क्वायर कर लिया और ये रूट डाल दिया। ये कितनी बात उसमें आगे चले, डेल्टा V की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, VL माइनस BC लिख देंगे। तो ये हम लोग लिखते हैं EV इज इक्वल टू VR स्क्वायर और ये VL माइनस BC का होल स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख दिया। कितनी बात में ये पोटेंशियल ड्रॉप है, तो पोटेंशियल करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है, और करंट चूँकि सीरीज में सेम जाता है तो सभी में करंट सेम है, तो I स्क्वायर R स्क्वायर, ये इसका वैल्यू हो गया पोटेंशियल का, करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसमें भी आएगा IV इंटू XL माइनस IV इंटू XC का होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में ये, यहाँ से IV यानी RMS वैल्यू ऑफ करंट बाहर निकालेंगे, तो वो बाहर निकालते इससे स्क्वायर हो जाएगा वो भी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये IV स्क्वायर R स्क्वायर और ये IV स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। देखिए I करंट जो था इसको निकाला तो ये स्क्वायर था ना, तो इसकी वजह से ये स्क्वायर यहाँ हो गया ये, ठीक है। इस पे रूट डाल देते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में, I स्क्वायर को दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ से भी देंगे I स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसको रूट से बाहर करेंगे तो I भी आ जाएगा, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगा, ठीक है। तो EV इज इक्वल टू IV रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू आया। और अगर करंट निकालना चाहते हैं IV, करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम IV निकालना चाहते हैं, तो IV इज इक्वल टू EV अपॉन R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात में, इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई में था, ये डिवाइड में चला गया, रूट में था रूट में लेके गए, आगे चले पीछे चले। इसके बाद IV अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा EV अपॉन R स्क्वायर प्लस XL को लिख सकते हैं ओमेगा L, XL ओमेगा L के बराबर होता है, माइनस XC को लिखेंगे ओमेगा C का होल स्क्वायर होल रूट। कितनी बात समझ में, ये हमारा एक फॉर्मूला आता है करंट का, ऑल्टरनेट करंट एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो EMF कितना है हमारा, EMF जो प्रोवाइड कर रहा है वो आएगा। ये तो EMF जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ऑल्टरनेट करंट का EMF वही होता है। और ये जो है ना इम्पिडेंस होता है, क्या कहलाता है ये, इम्पिडेंस। यहाँ पे जो इम्पिडेंस का वैल्यू है ये मैं मिटा दूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको मिटा के ये हम लोग लिख सकते हैं IV इज इक्वल टू EV अपॉन Z, ठीक है ना। इस पूरे को लिख दिया Z, वेयर Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल रूट, ठीक है। ये Z का है, इसको इम्पीडेंस भी बोलते हैं, इम्पीडेंस, ठीक है ना। तो Z का जो वैल्यू है इस तरह से लेते हैं हम लोग। कितनी बात सुनिए, Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस
ब्रैकेट एक्स एल ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c का होल स्क्वायर और रूट में है ये, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन आ जाता है करंट, पोटेंशियल एंड इम्पीडेंस का। बंद करो। ठीक है, ई वी इज इक्वल टू आई वी इज इक्वल टू ई वी अपॉन जेड, जेड इम्पीडेंस का था, जेड का इतना रिलेशन, ये वैल्यू होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसमें क्या बताया कि यहाँ पे जो है ये जो वी एल वी सी से बड़ा ज़्यादा होता है, तो ये यहाँ पे ई एम एफ करेंट से फाई एंगल से लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, ये तो लिख ही दिया है, लेकिन ये फिगर में देखा, अगर बोला कि एंगल निकालना हुआ कितना एंगल से लीड कर रहा है ईएमएफ करंट से, जब वी एल वी सी से ज़्यादा है तो कैसे निकालेंगे। तो इसे मैं मिटाता हूँ और वो एंगल दिखाता हूँ। ठीक है ना, the magnitude of angle, the magnitude of 5 when EMF lead the current as VL is greater than VC, VL is greater than VC। ठीक है, क्या दे रखा, देखिए ये हमारा फाई एंगल है, यहाँ देखे तो इसके सामने वाला साइड जो है ना ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा, ये 90 का एंगल है। ये परपेंडिकुलर अपन बेस tan फाई होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं परपेंडिकुलर की जगह पे बी ए अपॉन ओ ए। ठीक है ना, ये हो जाएगा tan फाई। ठीक है, ये tan फाई है। बी ए का जो वैल्यू है ये वाला, ये वी एल माइनस वी सी भी लिख सकते हैं, वी एल माइनस वी सी अपॉन ओ ए का जो वैल्यू है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर है ये, तो ये हमारा है बी आर। कितनी बात सुन में आगे दे रखा ये वी एल का वैल्यू होता है आई बी इंटू एक्स एल माइनस आई बी इंटू एक्स सी अपॉन आई बी इंटू आर। ठीक है, आई कॉमन लेंगे इन दोनों में से और ये आई भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये tan फाई जो है ये आ जाएगा एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, एक्स एल को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर। इस वाले वैल्यू से, ये जो वैल्यू दिए रहते हैं इन वैल्यू से निकाल के हम लोग एंगल निकाल सकते हैं। एल जो है ना इंडक्टर है, और इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी, इंडक्टर का यूनिट होता है हेनरी। सी है कैपेसिटर, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, माइक्रो फैराड, पीको फैराड, और आर है रेजिस्टेंस। कितनी बात, रेजिस्टेंस है ओम है। लेकिन ये जो ओमेगा एल है वो एक्सी है, एक्सी मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इंडक्टिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम। एक्सी कैपिटेटिव रिएक्टेंस, कैपिटेटिव रिएक्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। यानी इसको ओमेगा एल से मल्टीप्लाई करने के बाद, ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी होता है, एल इंडक्टर के इंडक्टेंस होते हैं, तो जो इंडक्टेंस का यूनिट होता है हेनरी, इंडक्टेंस का यूनिट। लेकिन इन दोनों को मिला देंगे, एक्सेल करेंगे तो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस हो गया, इसका यूनिट होता है ओम। अब जैसे 1/ओमेगा सी है, सी कैपेसिटर है, कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराड, माइक्रो फैराड, पिको फैराड, कुछ भी ले लो। लेकिन ओमेगा सी से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स सी हो जाएगा, 1/ओमेगा सी को वैल्यू लेंगे तो एक्स सी, और एक्स सी कैपिटेटिव रिएक्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। ये कितनी बात समझ में? तो ये जो फैराड एंड ओम, हेनरी एंड ओम अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। इसका खाली एल का वैल्यू होता है
हेनरी, एल का वैल्यू, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर ये ओम हो जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटर सी का वैल्यू होता है फेराड, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई तो 1/this ले लेंगे, अपॉन में रेसिप्रोकल में लेंगे तो वो ओम के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अगर VL ज़्यादा है VC से तो EMF करंट से लीड करेगा, और कितना एंगल से लीड कर रहा है उस एंगल को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कितनी बात समझ में? आगे चले पीछे चले? आगे चलेंगे तो अब देखेंगे VC इज़ ग्रेटर दैन VL। ठीक, यहीं पे रहने से आज।